हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी की ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसी प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस टेस्ट की श्रृंखला में आज से हम इस टेस्ट के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम इतिहास एवं भूगोल के प्रश्नों को कवर करेंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य से उर्दू में प्रकाशित प्रथम अखबार कौन सा था? प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य से उर्दू में प्रकाशित प्रथम अखबार कौन सा था? और ऑप्शन है, ए है सरदल अखबार, बी है लखनऊ अखबार, सी है रहनुमा और डी है हिंदुस्तान वीकली। देख लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सरदल अखबार। देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से जो है उर्दू में प्रकाशित प्रथम जो अखबार था वो सरदल अखबार था और इसे आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सिफैन द्वारा जो है 1846 में आगरा से प्रकाशित किया गया था। और लखनऊ से देखें तो लखनऊ से उर्दू में प्रकाशित जो प्रथम अखबार था वो लखनऊ अखबार था, जिसे जो है कि लालजी ने प्रकाशित किया था। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा कि उर्दू में प्रकाशित प्रथम अखबार यूपी में तो वो सरदल अखबार था और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण गोविंद महल कहाँ स्थित है? गोविंद महल की अवस्थिति देखनी है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है दतिया, बी है खजुराहो, सी है ओरछा और डी है ग्वालियर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दतिया। देखें अगर हम गोविंद महल को तो ये दतिया में स्थित है और ये जो है कि दतिया कहाँ है, ये जो है कि मध्य प्रदेश में है। और गोविंद महल को देखें तो ये मध्य प्रदेश के दतिया में जो है कि 17 मंजिला महल है, 17 मंजिला महल है। और इसका निर्माण जो किया गया था ये 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा जो है कराया गया था। ये पत्थरों से निर्मित कराया गया था, ये पत्थरों से निर्मित महल है। और बुंदेलकाल का जो है बुंदेलकाल की वास्तुकला का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम खजुराहो को देखें तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है और इसमें जो है कि हिंदू और जैन मंदिर है। खजुराहो को देख लेंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंदू और जैन मंदिर इसमें है और जो कि पत्थरों से ही निर्मित है। और इसको किसके शासनकाल के समय शुरू किया गया था? चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था, चंदेल शासकों द्वारा। इस प्रकार ये ओरछा को देखें तो ये भी एमपी में है, बुंदेलखंड में बेतवा नदी के किनारे। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया है? देख लेंगे काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया है और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है काकोरी ट्रेन डकैती, बी है काकोरी ट्रेन एक्शन, सी है काकोरी स्वतंत्रता ट्रेन और डी है इनमें से कोई नहीं। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन। देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक अहम अध्याय जो है काकोरी कांड, उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन
कर दिया है। और ये नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि जो कांड ये लास्ट में शब्द था काकोरी कांड जो है, यह शब्द जो है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक तरीके से देखें तो अपमान की भावना को दर्शाता था, इसलिए इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। अगर काकोरी ट्रेन एक्शन को देखें तो ये एक ट्रेन डकैती थी जो कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। और इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद और अन्य भी क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दिल्ली का जो पुराना किला है उसके भवनों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? और ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बी है शाहजहां, सी है शेरशाह और डी है बाबर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शेरशाह के द्वारा। देखेंगे दिल्ली स्थित जो पुराना किला है उसके भवनों का निर्माण जो है कि शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। और अन्य अगर देखें तो यहाँ जो है कि किला ए कुन्हा, शेर मंडल, इन सब का निर्माण भी शेरशाह के द्वारा ही कराया गया था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे पुराना किला, किला कुन्हा, शेर मंडल, इन सब का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो जो शंभू महाराज थे उनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? और ऑप्शन इसमें है नथु खान, बी है रहीमुद्दीन खान, सी है सुजान खान और डी है अब्दुल करीम खान। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रहीमुद्दीन खान। शंभू महाराज जो थे वो लखनऊ घराने के कथक के जो है कि नृत्य कलाकार थे। शंभू महाराज को देखिए, लखनऊ घराने से ये संबंधित हैं तथा कथक के जो है कि ये कलाकार थे। और इनके पिता कालका प्रसाद, बड़े भाई अच्छन तथा जो लच्छू महाराज थे उनसे इन्होंने जो है शंभू जी महाराज ने नृत्य की शिक्षा ली थी। लेकिन अगर हम देखें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा इन्होंने किससे ग्रहण की, तो वो जो है कि उस्ताद रहीमुद्दीन खान थे और इन्हीं से इन्होंने जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये किस घराने से संबंधित है शंभू महाराज, तो ये जो है लखनऊ घराने से संबंधित है और ये कथक नृत्य कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। और देखेंगे पारसी समाज सुधारक 19वीं सदी के, और ऑप्शन देख लेंगे। ए है सर जमशेद जी, बी है नवल जी टाटा, सी है सर रुस्तम बहराम जी और डी है बहराम जी एम मालाबारी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे बहराम जी एम मालाबारी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक जो है बहराम जी एम मालाबारी थे। इनका जन्म जो हुआ था वो बड़ौदा के एक पारसी परिवार में हुआ था। 1853 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो है इन्होंने ही बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का जो है कि संपादन किया था। तो अगर इनको देखें तो बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह का समर्थन किया। बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में जो है कि इन्होंने आवाज उठाई थी
और इनके द्वारा ही 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था। तो इनके द्वारा ही, इन्हीं के प्रयासों से ये पारित हुआ, सम्मति आयु अधिनियम। और इसमें क्या प्रावधान था, तो 12 वर्ष से कम की कन्याओं के विवाह पर इसमें रोक लगाई गई थी। जो भी कन्याएं, जो भी लड़कियां 12 वर्ष से कम की थी, उनके विवाह पर इसमें जो है कि रोक लगाई गई थी। अगला हम देखेंगे। अगला है ऐपड़ कला किस राज्य से संबंधित है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। ऐपड़ कला को देख लेंगे। ये जो है कि किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। देखेंगे ऐपड़ कला, ये जो है उत्तराखंड की कला है। और इसका ऐपड़ का जो अर्थ होता है, ये होता है लीपना। देखेंगे, लीपना का अर्थ है कि अंगुलियों की सहायता से कलाकारी करना, जैसे अपनी उंगलियों की सहायता से किसी भी प्रकार की कलाकारी करना, जिसको लीपना बोलते हैं। और ये जो है ऐपड़ का अर्थ जो है कि यही होता है। और ऐपड़ जो होती है वो एक प्रकार की आलेखन या फिर रंगोली होती है, जिसे लीप कर बनाया जाता है। और इसे उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अधिकतर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए हो जाएगा, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है, और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है दिल्ली और डी है बिहार। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि रजिया सुल्तान का जो मकबरा स्थित है वो हरियाणा में स्थित है। देखेंगे 13 नवंबर 1240 को जो है इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया बेगम, वो उनके पति की हत्या कर दी गई थी। तथा इनका जो रजिया सुल्ताना का जो मकबरा था वो हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। रजिया सुल्ताना जो है वो भारत की प्रथम महिला सुल्तान है। और इनका कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल जो है कि 1236 से 1240 ईस्वी तक। हाँ, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि 1920 में आयोजित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है जेसी बोस, बी है सीवी रमन, सी है प्रफुल्ल चंद्र राय और डी है आशुतोष मुखर्जी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रफुल्ल चंद्र राय। और इसमें हम देखेंगे तो जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय थे वो जो है कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षक भी थे। और इन्हें जो है कि भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इनको जो है कि भारतीय रसायन विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और वर्ष 1920 में उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि ताई अहोम और मटक समुदाय जो है उसका संबंध किस राज्य से है। यानी जो ताई अहोम और मटक समुदाय है वो किस राज्य से संबंधित है। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है झारखंड और डी है असम। और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि असम। देखेंगे ताई अहोम और मटक जो समुदाय है वो असम राज्य से संबंधित है। और इस समुदाय द्वारा जो है अभी समय समय पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की मांग की जा रही है, इस कारण ये चर्चा में है। तो देख लेंगे ताई अहोम और मटक को, तो ये असम राज्य से संबंधित समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थ्योरी ऑफ बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है। और ए है सचिंद्र नाथ सान्याल, बी है जतिंद्र नाथ दास, सी है भगवती चरण वोहरा और डी है भगत सिंह।
और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भगवती चरण वोहरा। देखेंगे द थ्योरी ऑफ बॉम्ब पुस्तक की रचना जो है भगवती चरण वोहरा ने की थी। और शचीन्द्र नाथ सान्याल को देखें तो उन्होंने जो है कि बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी। उसी प्रकार हम भगत सिंह को देखें तो मैं नास्तिक क्यों हूं की रचना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। मैं नास्तिक क्यों हूं। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि द थ्योरी ऑफ बॉम्ब पुस्तक के जो लेखक थे वो भगवती चरण वोहरा थे। इनके बारे में देखिए भगवती चरण वोहरा के बारे में, तो ये जो है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे तथा वे जो है हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। भगवती चरण वोहरा जो थे वो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के भगत सिंह के साथ जो है उनके पार्टनर थे। और इनको कभी भी जेल नहीं हुई, ये कभी भी फांसी न कभी इनको जो है कि फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह के साथ होते हुए भी इनकी मृत्यु जो हुई थी वो बम परीक्षण के दौरान ही दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि सोहराई और कोहबर चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये चित्रकला को देखेंगे कि सोहराई कोहबर ये सब चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। और ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश और डी है असम। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जो चित्रकला है वो झारखंड से संबंधित है। ये झारखंड की दो प्रमुख लोक कला है और यह दोनों चित्रकला जो है कि मानव सभ्यता के विकास को दर्शाती है। इस इन दोनों चित्रकला में जो है कि विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है तथा यह जो है कि झारखंड के हजारीबाग और चतरा जिले में मुख्य रूप से प्रचलित है। तो देख लेंगे झारखंड के हजारीबाग और चतरा जिले में जो है कि मुख्यतः ये जो चित्रकला है वो बनाई जाती है। और झारखंड के अनेक जिलों में देखें तो कोहबर एवं सोहराई जो है ये परंपराओं से बनी रही हैं और इनको जो है कि अनेक शुभ काम में त्योहारों में विवाह जैसे कि विवाह आदि में ये बनाया जाता है। और कोहबर तो काफ़ी प्रचलित है कि जो कि विवाहों में बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करके जो है कोहबर जो है कि शादियों में बनाया जाता है। कोहबर की का प्रचलन जो है कि यूपी बिहार में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है पानीपत, बी है रोहतक, सी है करनाल और डी है कुरुक्षेत्र। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कुरुक्षेत्र। देखेंगे शेख चिल्ली का जो मकबरा स्थित है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। शेख चिल्ली को देखें तो ये बहुत ही एक विद्वान सूफी संत थे तथा ये एक आध्यात्मिक लेखक भी थे। और इनका जो मकबरा बनाया गया था वो कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक ऊपरी टीले पर इनका मकबरा स्थित है। और कुरुक्षेत्र कहाँ है तो कुरुक्षेत्र जो है कि भारत के हरियाणा में है और यही जो है कि महाभारत का युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है हेमवती नंदन बहुगुणा, बी है दुर्गावती, सी है तीलू रौतेली और डी है जिया रानी। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तीलू रौतेली। देखेंगे इन्हें जो है कि गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष जो है 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। अगर इनका नाम देखें ये तीलू रौतेली इनका जो बिगड़ा हुआ नाम था, यानी कि इनका जो है कि लोगों द्वारा दिया गया नाम था। इनका जो असली नाम था वो तिलोत्तमा देवी था। इनका असली जो नाम था वो तिलोत्तमा देवी था तथा तीलू रौतेली जो नाम दिया गया था इनको लोगों के द्वारा दिया गया था। और ये जो थी
गढ़वाल उत्तराखंड की वीरांगना थीं और केवल 15 वर्ष की उम्र में जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थी तथा 7 वर्षों तक उन्होंने जो है अपने दुश्मनों को कड़ी चुनौती का सामना करने पे जो है कि मजबूर किया था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओबेयार, नचेलियर और काकाई पांडिन्यार। ये किन के नाम है या फिर ये कौन है? ओबेयार, नचेलियर और काकई पांडिन्यार। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश की 3 आराध्य देवियां हैं। बी है चोल मंदिरों के प्रकार हैं। सी है संगम युग से संबंधित महिला कवित्री हैं और डी है तमिलनाडु के प्रमुख त्योहार हैं। अगर हम इनके नामों को देखें तो ये जो है कि नाम दक्षिण भारतीय ही है और अब देख लेंगे कि जो है कि ये कौन है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इनको देखें तो ये जो है कि संगम युग से संबंधित महिला कवित्रियां हैं। देखेंगे संगम युग के दौरान जो है महिलाओं को महिलाओं का सम्मान किया जाता था तथा इन्हें जो है कि बौद्धिक गतिविधियों के संचालन की भी अनुमति थी। तो देख लेंगे ओबेयार, नच्चेलियर और काकई पांडिन्यार जैसी महिला कवित्रियां थीं जिन्होंने तमिल साहित्य के उत्कर्ष में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो देख लेंगे ऑप्शन ए है लॉर्ड रेडिंग, बी है चैम्सफोर्ड, सी है सर जॉन साइमन और डी है लॉर्ड इरविन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड इरविन जो कि उस समय भारत के वायसराय भी थे। तो देखेंगे लॉर्ड इरविन के सुझावों पर ही साइमन कमीशन को बाहर रखा गया था। भारतीयों को जो है कि साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था और कमीशन जो है कि 1928 में भारत पहुंचा था तथा इसमें कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? और ऑप्शन इसमें देखेंगे ए है जस्टिस नीरज चौधरी, बी है बैरिस्टर मुकुंदी लाल, सी है जस्टिस रघुवीर सिंह और डी है बैरिस्टर छेदी लाल। तो इसमें हम देख लेंगे जो गढ़वाल पेंटिंग है उस पुस्तक के लेखक कौन है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल। देखेंगे कवि एवं इतिहासकार जो मौलाराम थे, मौलाराम ये एक कवि व इतिहासकार थे। इनका जो है कि उत्तराखंड के इतिहास में देखें तो बहुत ही अद्वितीय जो है कि योगदान रहा है जो मौलाराम थे और इन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो काम किया गया था ये काम बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा किया गया था और इन्होंने अपनी पुस्तक जो है गढ़वाल पेंटिंग के माध्यम से जो है मौलाराम जो थे उनको जो है उनके बारे में लोगों को जानने का काम किया था। और इनको देखिए मौलाराम को तो यह जो है कि गढ़वाली चित्र शैली में प्रमुख आचार्य थे। तो इनको जो है कि प्रकाश में लाने का सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल का रहा है और इन्होंने ही अपनी जो पुस्तक लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग उसके माध्यम से जो है सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य मौलाराम को इन्होंने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सही है? तो यहाँ जो है गवर्नर जनरल के नाम दिए हुए हैं और इनको जो है कि कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो ए इसमें है लॉर्ड एलनबरो, ऑकलैंड, मेटकॉफ और लॉर्ड डलहौजी। बी है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मेटकॉफ,
मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड डलहौजी। और डी है डलहौजी, एलनबरो, ऑकलैंड और मेटकॉफ। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम इसको बढ़ते क्रम में देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो और डलहौजी। इनके कार्यकाल को हम एक बार देख लेते हैं। मेटकॉफ को देखेंगे, ये 1835 से 1836। वहीं हम अगर ऑकलैंड को देखें तो ऑकलैंड जो थे वो 1836 से 1842। और सी है 1842 से 1844। और डी है 1848 से 1856। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें चारों को, इसको ए बी सी और डी करके देख लेते हैं। यानी कि 35 से 36 जो हो जाएगा वो मेटकॉफ का हो जाएगा। ऑकलैंड का जो हो जाएगा वो 1836 से 1842 हो जाएगा। एलनबरो का कार्यकाल देखें तो 1842 से 1844। और सबसे लास्ट में अगर हम डलहौजी को देखें तो 1848 से 1856 इसका कार्यकाल हो जाएगा। तो अगर इसको आरोही क्रम में देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग का वह वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ये कहाँ पर संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन इसमें है, ए है लाहौर, बी है कराची, सी है बम्बई और डी है लखनऊ। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लाहौर। मार्च 1940 में जो है लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में देख लेंगे, मार्च 1940 लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के जो है वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। और इससे संबंधित प्रस्ताव के रूप में जो है इसको इस एक प्रस्ताव के रूप में किसके द्वारा तैनात किया गया था, ये जो है कि सिकंदर हयात ने इसको एक प्रस्ताव के रूप में तैयार किया। और प्रस्तुत इसे जो किया गया यह जो है फजलुल हक द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। तो देख लेंगे कि वह वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी गई तो वो लाहौर अधिवेशन था जो कि 1940 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन अगर देखें तो पहला कथन कह रहा है कि वे उदारवादी राष्ट्रवादी समूह से संबंधित थे। और दूसरा कथन है कि सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास को वो अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। विकल्प है ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें हम देखें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो ये उदार राष्ट्रवादी समूह से संबंधित नहीं थे, ये जो है कि एक उग्र राष्ट्रवादी थे। तो इस प्रकार ये पहला कथन जो है वो गलत हो गया। और इसमें दूसरा कथन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास को उनके आध्यात्मिक गुरु थे, ये कथन भी सही नहीं है। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो जो है कि एक उग्र राष्ट्रवादी थे तथा उन्हें भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना से अलग जो है कि एक इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी उनको दिया जाता है, और जिसने जो है कि स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। तो अगर हम देखें सुभाष चंद्र बोस को तो ये जो है कि विवेकानंद की शिक्षाओं से जो है कि बहुत प्रभावित थे तथा उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। और प्रश्न में कह रहा है कि विवेकानंद को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो देख लेंगे विवेकानंद को वो अपना राजनीतिक गुरु न मान के आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है कि गलत हो गई है। तो इस प्रकार ये दोनों कथन गलत हैं।
सुभाष चंद्र बोस के बारे में और चीजें देख लेते हैं। देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग की स्थापना जो है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग की। और कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जो है, जो कि 1938 में हुआ था। इसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। तथा दूसरी बार अगर हम देखें तो त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में हुआ था, इसमें भी जो है ये जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष ये चुने गए थे। हालांकि देखेंगे महात्मा गांधी से गतिरोध के कारण इन्होंने जो है कि इसमें त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद से जो है कि इस्तीफा दे दिया था। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1943 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी थी, राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी महात्मा गांधी को, वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है एनी बेसेंट, सी है सचिंद्र नाथ सान्याल और डी है मदन मोहन मालवीय। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, किसके द्वारा जो है कि अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया गया था। तो ऑप्शन इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी का ये जो सभी पत्रिकाएं थी, सभी मैगजीन थी, इनका जो संपादन किया गया था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले को देखें तो भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में उन्होंने जो है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। इनके द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। और यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। और इन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की भी शुरुआत की थी। द हितवाद की शुरुआत जो है वो गोखले के द्वारा ही की गई थी। सचिंद्र सान्याल को देखें तो इन्होंने जो है कि काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ए, तो गेराल्ड आनग्यार जो बंबई के संस्थापक थे। बी है कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। सी है जॉब चार्नक, ये कलकत्ता के संस्थापक थे। और डी है फ्रैंको मार्टिन, ये फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम संस्थापक थे। तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर हम डी को देखें तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फ्रैंको मार्टिन फोर्ट विलियम कलकत्ता के संस्थापक नहीं थे, बल्कि ये पौंडीचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। देख लेंगे ये पौंडीचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे, ना कि इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम के संस्थापक देख लेंगे तो यह जो है कि लॉर्ड वेलेजली के समय की गई थी। लॉर्ड वेलेजली के समय की गई थी, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था। और ये जो है कि 1800 में फोर्ट विलियम की स्थापना जो है
कलकत्ता में की गई थी। अन्य ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी कि हम देखें तो गेराल्ड आंगियार को तो ये बम्बई के संस्थापक है। कैप्टन हॉकिंस को देखें तो प्रथम अंग्रेज दूत जिन्हें जो है कि सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। जॉब चार्नक को देखें तो ये कलकत्ता के संस्थापक हैं। जबकि फ्रैंको मार्टिन को अगर हम देखें तो ये जो है कि पौंडीचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन इसमें है कि आदि ग्रंथ का संकलन जो है कि गुरु अर्जन देव ने किया था। और दूसरा कथन कह रहा है कि आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी। ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें देख लेंगे और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। गुरु अर्जुन देव को देखें तो इन्होंने जो है कि सन 1604 में आदि ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण का कार्य भी पूरा गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। और इनको जो है उपाधि दी गई थी शाहिदीन दे। सरताज की उपाधि जो दी गई थी वो अर्जुन देव को ही दी गई थी। शाहिदीन दे ताज की उपाधि इनको दी गई थी। उसी प्रकार हम देखें गुरु तेग बहादुर को तो गुरु तेग बहादुर ने जो है आनंदपुर साहिब की स्थापना की तथा ये हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक भी थे। इनकी हत्या जो कर दी गई थी वो औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार और भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। और ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी है एमजी रानाडे, सी है जीके गोखले और डी है बीजी तिलक। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले इनके द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया गया और भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद में पद दिए जाने पर भी ये भी इनके द्वारा इससे भी इनकार कर दिया गया। देखेंगे 1912 में जो है जो गोखले थे 1912 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रहियों एवं अफ्रीकी सरकार के बीच जो है एक सफल समझौता गोखले के द्वारा ही कराया गया था। और गांधी जी जो है इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी गांधी जी के राजनीति महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था तथा भारत के लिए राज्य सचिव की जो परिषद थी उनमें पद स्वीकार किए जाने से भी इनके ये इनकार कर दिया गया था इनके द्वारा। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं। ये जो वक्तव्य कहा गया था कि लोकतंत्र और समाजवाद जो है वो लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं, ये जो किस महापुरुष का है ये वक्तव्य। और ऑप्शन देख लेंगे। ए है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो कथन है ये जो वक्तव्य है ये जवाहरलाल नेहरू का है। इन्होंने ही कहा था कि लोकतंत्र और समाजवाद जो है वो लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। इनके द्वारा अन्य भी वक्तव्य कहे गए जैसे कि संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। अगला ये भी एक कहा गया कि हर एक हमलावर राष्ट्र की यह दावा करने की आदत होती है कि वो अपनी रक्षा के लिए हमला कर रहा है। बहुत सारे वक्तव्य इनके द्वारा किए गए थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ऑप्शन इसमें है मंजूषा कला, मधुबनी चित्रकारी, कंतरा शैली, कंतरा शैली या फिर इसको जो है कि कंदरा शैली भी कह सकते हैं और डी है कंपनी शैली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने।
ए है केवल 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 1 और 3 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 कंदरा शैली और कंपनी शैली। देख लेते हैं इनको, कंदरा शैली को। तो कंदरा शैली को कंदरा शैली या फिर जो है कि मिर्जापुर शैली के भी नाम से जाना जाता है। और प्राचीन शैल चित्रकारी के जो ये विशिष्ट नमूने जो पाए गए हैं, यह जो है जो कंदरा शैली है इसके जो नमूने पाए गए हैं ये मिर्जापुर, सोनभद्र के लखनिया दरी, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थानों गुफाओं से ये इस शैली की जो चित्रकला है वो पाई गई है। दूसरा हम कंपनी शैली देख लेते हैं। इसे जो है कि अपभ्रंश शैली भी कहा जाता है, अपभ्रंश शैली भी इसे कहा जाता है। और यह जो है औरंगजेब के काल में जब उसके द्वारा जो है कि चित्रकला को संरक्षण देना बंद कर दिया गया था, तो उस दौरान काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद जी के द्वारा चित्रकारों को संरक्षण दिया गया तथा इन्हीं चित्रकारों के द्वारा जो है कि अपभ्रंश या फिर कंपनी शैली का विकास हुआ। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये जो दोनों हैं कंदरा शैली और कंपनी शैली, ये जो है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। मंजूषा कला तथा मधुबनी चित्रकला को अगर हम देख लें तो बिहार का मिथिलांचल प्रांत जो है वो मधुबनी चित्रकारी करता है एवं अंग प्रांत जो है वो मंजूषा कला से संबंधित है, यानी ये जो चित्रकलाएं हैं वो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि धर्मट का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी और हुमायूं, बी है अहमद शाह अब्दाली और बाबर, सी है जहांगीर और अकबर और डी है औरंगजेब और दारा शिकोह। तो ऑप्शन इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब और दारा शिकोह। देख लेंगे धर्मट का युद्ध कब हुआ था। तो 15 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य जो है कि धर्मट का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है दारा की पराजय हुई थी। धर्मट के युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। अन्य युद्धों को भी देख लेते हैं जो कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुए हैं। एक हो गया धर्मट का युद्ध जो कि 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। इसके तुरंत बाद फिर एक युद्ध हुआ 29 मई 1658 को। 1658 को इस युद्ध का नाम सामूगढ़ का युद्ध था। सामूगढ़ का युद्ध था और इस युद्ध में भी दारा की पराजय हुई थी। एक अन्य युद्ध भी देख लेते हैं कि इसमें जो है कि देवराई की घाटी में ये युद्ध हुआ था जो कि 1659 में हुआ था और इसमें भी औरंगजेब को ही विजय मिली थी। तो इस प्रकार 3 युद्ध हुए। धर्मट का युद्ध जो कि 15 अप्रैल 1658 को हुआ। दूसरा युद्ध देखेंगे 29 मई 1658 को पुनः सामूगढ़ में हुआ। और इसके बाद हम देखें औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, तो देवराय की घाटी में जो है कि मार्च 1659 में युद्ध हुआ और इन तीनों में जो है कि औरंगजेब की विजय हुई तथा दारा शिकोह को पराजय मिली। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे कि जो धर्मट का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। तो ये जो है कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें देख लेंगे। पहला कथन कह रहा है कि मोहम्मद शाह ने 1717 में फरमान जारी कर कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। और दूसरा है इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। विकल्प देख लेंगे। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 और ना ही 2। कथनों को देखें तो इसमें पहला कथन जो है कि 1717 में जो फरमान जारी किया गया था कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया था, ये मोहम्मद शाह के द्वारा नहीं किया गया था, ये जो है फर्रुखसियर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार ये पहला जो कथन हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखेंगे इसमें ही जो है फरमान जारी कर यानी जिसको दस्तक भी कहा जाता था 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार ये पहला कथन गलत है।
और दूसरा कथन इसमें हम देख लें कि इस फरमान को कंपनी के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 2। हालांकि इसमें हम देखें फर्रुखियर के इस फरमान को जो है मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल में नियंत्रित करने का भी प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम क्या है। तो देख लेंगे इसमें ए है सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, डी है बघाट, संबलपुर, जैतपुर, सतारा, सी है संबलपुर, सतारा, जैतपुर, बघाट और डी है सतारा, बघाट, संबलपुर, जैतपुर। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कि डलहौजी द्वारा किसका विलय किया गया था, तो ये सतारा का विलय किया गया था। और सतारा का जो विलय किया गया था ये जो है कि 1948 में किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम देख लेंगे तो जैतपुर, और जैतपुर का विलय जो किया गया ये भी 1948 में किया गया। अगला हम देखेंगे संबलपुर। तो संबलपुर को देखें, इसका जो विलय किया गया था 1949 में किया गया था। इसमें हम देख लेंगे ये जो है कि सतारा का विलय जो ये जो है कि 1848 इसको कर लेंगे, ये 1948 1949 ना होकर के 1848 1848 और 1849 होगा। तो इसमें हम इसको सही कर लेंगे, सॉरी इसके लिए। इसको हम देख लेंगे कि डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों को हम देखें तो सतारा जो है 1848 में, जैतपुर जो है ये 1848 में, संबलपुर 1849 में, और उसी प्रकार हम अगर बघाट को देखें तो इसका जो विलय किया गया था ये 1850 में किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो सही क्रम हो जाएगा डलहौजी द्वारा विलय किए जाने का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर और बघाट, इसको 1800 कर लेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और देखेंगे न्यूज़पेपर किसकी रचना है। न्यूज़पेपर किसके द्वारा रचित है, तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा इसामी, बी है अमीर खुसरो, सी है भीमसेन और डी है आनंद भट्ट। तो देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है कि अमीर खुसरो की रचना है। इसमें जो है कि भारत की जलवायु, यहाँ के रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का वर्णन जो है कि न्यूज़पेपर में किया गया है। और अगर हम अमीर खुसरो को देखें तो दिल्ली सल्तनत का इनको आश्रय प्रदान किया गया था, और तोता-ए हिंद उनकी उपाधि है। तोता-ए हिंद जो है कि अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, और ये जो है एक फारसी कवि थे। फारसी कवि थे। आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस होंगे। थैंक यू।